इस प्रकार किसान भी कई वर्गों में बँट गए थे। खुद कास्ट स्वयं को गांव का मूल मानते थे। वे अक्सर एक ही परिवार या जाति से संबंधित होते थे। ये लोग न केवल प्रभावशाली थे बल्कि गरीब किसान भाइयों का शोषण भी करते थे। जमींदार खुद कास्टों का शोषण करते थे। 17वीं सदी के प्रारंभ में जनसंख्या मात्र 12 करोड़ 50 लाख थी। जबकि खेती के लिए भूमि बहुतायत में थी। किसान विभिन्न फसलें उगाते थे जिनमें गेहूं, चावल, चना, जौ, दाल, बाजरा आदि प्रमुख थी। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य फसलें थी, कपास, नील, सेब, गन्ना, दलहन आदि। इन फसलों से सरकार को अधिक भू राजस्व पैदा होता था, अतः यह नगद फसलें मानी जाती थी। 17वीं सदी में 2 नई फसलें तंबाकू और मक्का उगाई जाने लगी। सिल्क और रेशम भी भारत में पैदा होने लगा था, इसीलिए इसका चीन से आयात समाप्त हो गया था। मुगल सरकार ने किसानों को प्रोत्साहन देने और पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों को तककावी ऋण भी देना प्रारंभ कर दिया। किसान जब तक भू राजस्व देता रहता था, उसका ज़मीन से मालिकाना हक समाप्त नहीं होता था। किसान अपनी भूमि बेच सकता था बशर्ते कि ग्रामीण समुदाय को कोई आपत्ति न हो। किसान की मृत्यु के बाद उसका पुत्र भूमि का स्वामी होता था। किसान का जीवन मौसम और रीति रिवाजों पर आधारित था। अगर मौसम फसल के अनुकूल होता था तो जीवन में ताजगी आ जाती थी, अन्यथा वह बेबस जीवन जीने को मजबूर था। अकाल फसलें वर्षों पर निर्भर करती हैं, इसीलिए लगातार मौसमी वर्षा न होने के कारण अकाल पड़ जाता है, भूखमरी फैल जाती है। मध्यकाल में आज की भांति उन्नत सिंचाई के साधन न थे। किसानों की आर्थिक दशा इतनी अच्छी नहीं थी कि वे लगातार 2 सूखों की मार झेल पाते। उत्तर पश्चिम भारत में अकबर के शासनकाल के प्रथम वर्ष में एक भयंकर अकाल पड़ा। दक्षिण भारत और गुजरात में 1630 से 1632 ईस्वी के मध्य भयंकर अकाल पड़े। मुगल बादशाहों ने अकाल के समय लोगों के कष्ट कम करने की नीति का अनुसरण किया। उन्होंने अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए आदेश जारी किए और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई। अकाल पीड़ित क्षेत्रों की मालगुजारी माफ़ कर दी जाती थी। दरअसल अकाल की समस्या काफ़ी विकराल थी और प्रशासन में इतनी खामियां थी कि अथक प्रयासों के बावजूद मुगल बादशाह अकाल की समस्या से सफलतापूर्वक निपट न सके। वे कोई ऐसी व्यापक नीति न बना सके जो लंबी अवधि की अकाल नीति निर्धारित कर सके। मुगल चित्रकला मुगल के भारत आगमन के साथ ही भारत में चित्रकला शैली को नए आयाम मिले और मुगल चित्रकला का विकास हुआ। मुगल चित्रकला फारसी कला से काफ़ी प्रभावित है, जबकि फारसी चित्रकला चीनी, बौद्ध, बैक्ट्रियाई और मंगोलियाई चित्रकला का सम्मिश्रण थी। मुगल चित्रकला का 2 श्रेणियों में बांटा गया है, एकल चित्र पोर्ट्रेचर और लघु चित्र मिनिएचर। लघु चित्रों द्वारा मुगल पांडुलिपियों का निदर्शन किया गया है। लघु चित्रों के चित्रण में मुगल चित्रकारों ने अपनी योग्यता का पूर्ण परिचय दिया है। मुगल चित्रकला का सामाजिक यथार्थ से कोई सरोकार न था। यह एक दरबारी शैली थी, अतः यह राज दरबार की परिधि तक ही सीमित रही। मुगल चित्रकला का श्री गणेश तब हुआ जब हुमायूं के फारस प्रवास के दौरान मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद उसकी सेवा में आए। भारत में मुगल साम्राज्य की पुनर्स्थापना के साथ ही ये दोनों ईरानी चित्रकार भी भारत आ गए। इन्होंने अकबर की चित्रशाला को शोभायमान किया। इन्हीं के निर्देशन में
दास्तान ए अमीर हजमा हमजा या हम जनामा नामक चित्रित पांडुलिपि का निर्माण हुआ। इस चित्रित पांडुलिपि में 1200 चित्र हैं। अकबर के समय में ही मुगल चित्रकला ने शैशवावस्था से प्रौढ़ रूप धारण किया। उसी के समय में ईरानी और भारतीय चित्रकला शैलियों का समन्वय हुआ। अकबर ने अनेक हिंदू चित्रकारों को अपनी सेवा में नियुक्त किया। उसके सुविख्यात 17 चित्रकारों में से 13 हिंदू चित्रकार थे। अकबर के समय के प्रमुख हिंदू चित्रकार पहला बसावन, दूसरा लाल, तीसरा केशु, चौथा मुकुंद, पांचवा हरिवंश, छठा दसवंत। मुस्लिम चित्रकार पहला मीर सैयद अली, दूसरा अब्दुस समद, तीसरा फारूक बेग, चौथा खुसरो कुली, पांचवा जमशेद। दसवंत अपने समय के चित्रकारों में अग्रणी था। रमजानामा में अकबर के समय के उत्कृष्ट चित्र संकलित किए गए हैं। इन चित्रकारों ने अपने चित्रों में अकबर के सांप्रदायिक एकता एवं समन्वय के सिद्धांतों को मूर्त रूप दिया है। इसी समय में अनेक जीवंत लघु एवं एकल चित्रों की रचना हुई। अकबर के शासनकाल के अंतिम दिनों में मुगल चित्रकला पर यूरोपीय प्रभाव परिलक्षित होने लगा था। जहांगीर के शासनकाल में यूरोपीय प्रभाव काफ़ी गहन हो गया था और मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। इस काल में ईरानी प्रभाव गौण हो गया था। जहांगीर ने अपने शासनकाल के प्रारंभिक दिनों में लघु चित्रों के प्रति विशेष रुचि दर्शाई। बाद में उसने एकल चित्र भी बनवाए। उसने एकल चित्र मुख्यतः मानवाकर और खड़ी मुद्रा में हैं। इनमें कुछ चित्र शाही महिलाओं के भी हैं। जहांगीर के प्रमुख दरबारी चित्रकारों में थे फारूक बेग, दौलत मनोहर, बिशनदास मंसूर और अबुल हसन। कहा जाता है कि जहांगीर को चित्रकला में इतनी रुचि थी कि वह एक ही चित्र में विभिन्न चित्रकारों द्वारा किए गए कार्यों को अलग अलग पहचान सकता था। जहांगीर ने मंसूर को नादिर उल असर और अबुल हसन को नादिर उल जमा की उपाधि से विभूषित किया। जहांगीर के बाद मुगल चित्रकला पराभव के गर्त में पहुंच गई। यद्यपि शासन के प्रारंभिक वर्षों में शाहजहां ने चित्रकला में रुचि दिखाई, लेकिन बाद में वास्तुकला में इतना लीन हो गया कि चित्रकला के विकास को कोई तवज्जो न दे सका। दाराशिकोह ने एक एल्बम तैयार करवाया। औरंगजेब ने चित्रकला के प्रति कोई रुचि नहीं दिखाई, अतः दरबारी चित्रकार आश्रय की खोज में अन्यत्र चले गए और मुगल चित्रकला का ह्रास हुआ। चित्रकारों के अन्य दरबारों में जाने से कोटा, बूंदी, किशनगढ़, कांगड़ा और बसाओली शैलियों का विकास हुआ। संगीत। भारतीय संगीत में 6 प्रमुख राग और 30 रागनियाँ हैं। भारत में संगीत को दैवीय स्वरूप दिया है और इसकी उत्पत्ति को ब्रह्मा से माना है। भारतीय संगीत का स्वरूप ऋतुओं, दिन के पहरों और मनोभावों के अनुसार बदल जाता है। भारतीय मनीषियों ने 6 ऋतु मानी है और प्रत्येक ऋतु का विशेष राग प्रमुख राग है। भैरव, मेघ, हिंडोल, श्रीराग, दीपक तथा मालकोस। भारतीय संगीत शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि प्रत्येक राग एक अर्ध देवता है, जिसका विवाह 5 रागनियों से हुआ है। दिन को भी 6 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक भाग का अलग राग निर्धारित है। बाकी अगले पाठ में